हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है आई सिम्टम्स एंड आई एग्जामिनेशन। मान लीजिए कोई पेशेंट आया, ठीक है। उनका कंप्लेन क्या है कि उनके आई में पेन है। तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें जो आई का कंप्लेन है उस पर प्रोसीड करना चाहिए, ना कि एक्स्ट्रा चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। ऑब्जर्वेंट होना चाहिए। ऑब्जर्वेंट मतलब कि आई से पानी गिर रहा है या आई रेड है, ऐसा ऑब्जर्व करना चाहिए। सही क्वेश्चन पूछना चाहिए, ये नहीं कि इधर उधर की बातें कर रहे हैं। और जो पेशेंट बोले उसको सही से सुनना चाहिए, क्योंकि जो हमारा हिस्ट्री और जो फिजिकल एग्जामिनेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन द केस ऑफ आई कंप्लेन, ठीक है। अब हिस्ट्री में क्या पूछेंगे कि पेशेंट का डेमोग्राफिक मतलब एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, रेसिडेंट स्टेटस, क्योंकि एज भी बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है। जैसे 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 एज बढ़ता है आई डिजीज़ के चांसेस बढ़ते हैं। सेक्स मेल में कुछ डिजीज़ होते हैं कॉमन, कुछ डिजीज़ फीमेल में कॉमन होते हैं। ऑक्यूपेशन, रेसिडेंस, ये सब भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इसलिए पेशेंट का डेमोग्राफिक हम देंगे। दूसरा, चीफ कंप्लेन लेंगे कि क्या सिम्टम है, कितने ड्यूरेशन के लिए है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, कितने समय से है, कितना इंटेंसिटी से है, क्या ये धीरे धीरे बढ़ रहा है या घट रहा है। रिव्यू ऑफ सिस्टम, हेड तो एग्जामिनेशन करेंगे, कहीं ये सिस्टमेटिक आई डिजीज तो नहीं है, ठीक है। सिम्टम्स में क्या मिलेगा भी, या तो विजन में एबनॉर्मलिटीज होगी, या तो अपीयरेंस में एबनॉर्मलिटीज होगी, या ऑकुलर सेंसेशन में एबनॉर्मलिटीज होगी। तो सबसे पहले आते हैं विजन में एबनॉर्मलिटीज। तो विजन में क्या हो सकता है? जो विजुअल एक्टिविटी है, देखने की क्षमता, वो कम हो सकती है, या तो ये ऑप्टिकल या न्यूरोलॉजिकल विजुअल पाथवे में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। जो विजुअल पाथवे होता है ना, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। और क्या हो सकती है? एनाटोमिकली ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, जैसे कि रीढ़ का टोसिस हो जाना, जो आईलिड है ना उसके मसल्स का वीक हो जाना और वो बंद हो जाना या हाफ बंद हो जाना, ठीक है। या इंटरफ्रेंस ऑफ ऑकुलर मीडिया, या रेटिना में क्या हो जाना, कोई डिजीज हो जाना, विजुअल पाथवे में प्रॉब्लम हो जाना, या रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव एरर में अभी पढ़ाया, मायोपिया, हाइपर मायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म, ये सब आ सकता है, ठीक है। ये देख के क्या लग रहा है, क्या दोनों नॉर्मल विजन है? अगर हम पेशेंट को कोई पिक्चर देंगे और कहेंगे कि देखिए, तो देखिए जो पहला आई है ये नॉर्मल विजन है, लेकिन सेकंड वाला आई क्या है? कैटरैक्ट है, विजन थ्रू ए कैटरैक्ट। कैटरैक्ट वाले को ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब क्या है, किसी को क्या है, मेटामॉर्फोसिया होया हुआ है, तो कैसे पता चलेगा? जो हमारा विजन है वो ये मेरा नॉर्मल विजन है, लेकिन पेशेंट को इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा, ठीक है। ये मेनली हम एम्स्टल ग्रीड पे भी कर सकते हैं। विजन कैसा दिखेगा? डिस्टॉर्ट से दिखेगा, डिस्टॉर्टेड, ठीक है। अब एबनॉर्मलिटी ऑफ विजन कैसा हो सकता है? या तो वो सेंट्रल हो सकता है, सेंटर में हुआ हो, पेरिफेरल हो सकता है, अस्कोटोमा हो सकता है, मतलब कि आँख के आगे काला काला दिख सकता है। हेमिएनोपिया हो, मतलब कि आधा दिखाई देता है, कोई भी पिक्चर का दोनों तरफ पूरा पिक्चर नहीं, आधा पिक्चर दिखाई देता है। या विजुअल फील्ड डिफेक्ट, देखने की क्षमता कहाँ तक है उसमें डिफेक्ट आ सकता है। तो देखिए अस्कोटोमा में क्या होगा, काला काला धब्बा दिखेगा। देखिए, ये देखिए, ये कौन सा है? देखिए पेरिफेरल में प्रॉब्लम हुआ होगा, इसमें सेंट्रल में प्रॉब्लम हुआ होगा, ठीक है। ये क्या है? हेमिएनोपिया, आधा पिक्चर ही दिख रहा है। और क्या हो सकता है? तो टेम्पोरल प्रोफाइल, इसमें क्या होगा? या तो वो अभी हुआ है या बहुत दिन से, मतलब ट्रांजिएंट है या परसिस्टेंट है। डिग्री ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, मतलब कि कितना विजुअल उस जो विजन है, हाई विजन, वो कितना इम्पेयर हुआ है। क्या कोई इसका एग्रीगेटिंग फैक्टर है? क्या ये सोने से सही हो जाता है, या ज़्यादा पढ़ने से बढ़ जाता है, या ऐसा कोई एग्रीगेटिंग फैक्टर है? अब एक है विजुअल एबिरेशन, इसमें मेनली देखा जाता है ग्लेयर या हेलोज, मतलब जब बल्ब ये सब देखिएगा ना तो उसके चारों तरफ एक ये कलर रिंग दिखाई देगा,
विजुअल डिस्टॉर्शन, मतलब आप जब कैसे कोई स्ट्रेट लाइन दिखेगा तो वो डिस्टॉर्शन तेरह मेरा दिखेगा। फ्लैशेज, आय के आगे ऐसे लगेगा कि कुछ चमक रहा है। फ्लोटर स्पॉट, ऐसा लगेगा कि आँख के आगे काला धब्बा होया हुआ है। ऑक्सिलोस्कोपिया, इसमें लगेगा कि पूरा दुनिया घूम रहा है लेकिन रियलिटी में सब स्टेशनरी है। डिप्लोपिया, कोई भी एक चीज़ आपको दो चीज़ दिखेगा। ये मोनोऑकुलर हो सकता है, बाईऑकुलर। मोनोऑकुलर मतलब एक आँख से, बाईऑकुलर मतलब दोनों आँख से डिप्लोपिया है। ठीक है, अब अपीयरेंस में आते हैं। अपीयरेंस में क्या है, तो या तो लीड या पेरिऑकुलर लीजन हो गया। लीड मतलब आईलिड, पलक, और पेरिऑकुलर मतलब ऑकुलर, आई के चारों तरफ। टोसिस, आईलिड का वीक हो जाना। प्रोप्टोसिस, इसमें भी क्या होता है कि जो हमारा आईबॉल है ना वो आगे की ओर आ जाता है, जिसको हम एक्जोप्थेल्मोस भी कहते हैं। ठीक है, ये जो प्रोप्टोसिस है ये मेनली ग्रेव डिजीज में देखने को मिलता है। कंजक्टाइवल प्रॉब्लम, कॉर्निया प्रॉब्लम, ऑकुलर सरफेस प्रॉब्लम, ये अपीयरेंस में आपको मेनली दिखेगा। ये क्या है, ये टोसिस है। देखिए ये आई पूरी तरह ओपन है। ये जो हमारा आईलिड है ना, ये मेरा जो ये बीच में कॉर्निया है इसका लगभग इतना पार्ट छेका हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए ज़्यादा नहीं छेका हुआ है, तो इसको क्या है, टोसिस होया हुआ है। ये क्यों है, तो रेक्लीमर ग्लैंड कार्सिनोमा के कारण होया हुआ है। ये क्या है, तो इसमें देखिए पेशेंट का क्या है कि इन्फेरो नसल डिस्टोपिया होया हुआ है। क्यों, क्योंकि इसके ऑर्बिटल लोब में क्या हो गया है, एडिनोमा हो गया है। तो ये क्या है, डिस्टोपिया। इसको क्या हुआ है, सीडोप्टोसिस होया हुआ है। देखिए क्या है, दोनों एक दूसरे से अलग है, आए दिख रहा है। इस पेशेंट को क्या हुआ है, स्मॉल रोडेंट अल्सर हुआ है। ये देखिए अल्सर, अल्सर मतलब कुछ नहीं है, इरिटेशन मतलब वहाँ पर छिला जाना। इस पेशेंट को क्या हुआ है, तो लार्ज इंटरनल हॉर्डियोलम हुआ है। अंदर में क्या हो गया है, ये बन गया है। ठीक है, ये जो हॉर्डियोलम होता है दो तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसको मैं सेपरेट वीडियो में बता चुकी हूँ, इसके सारे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये क्या है, सीवियर कीमोसिस, इरिटेशन होना आई में, इसी को हम कहते हैं कीमोसिस। ठीक है, ये मेनली थायराइड आई डिजीज में देखने को मिलता है। इसमें क्या है, लीड का पोजीशन देखिए, इसी को एक्जोप्थेल्मोस कहते हैं। आई देखिए जितना होना चाहिए उससे क्या है, बहुत बड़ा है। मेनली आईलिड क्या करता है, कॉर्निया को झापा हुआ रहता है, थोड़ा सा कॉर्निया को, लेकिन यहाँ पे कॉर्निया क्या है, पूरी तरह फ्री है और हमें स्क्लेरा भी दिखाई दे रहा है। ये मेनली थायराइड डिजीज में दिखता है। कोशल साइन में ऐसा लगता है ना कि पर्सन आप पर एकदम ये ऐसे गुस्सा में कोई स्टेयरिंग करता है ना, एकदम लगातार देख रहा है, वैसा आपको कोशल साइन में दिखेगा। देखिए ऊपर वाला पिक्चर दिख रहा है, एकदम आई जो है वो फिक्स्ड हो जाता है। और एक और है बोन ग्राफी साइन। इसमें मेनली क्या होता है ना कि जब आप पेशेंट को कहिएगा नीचे देखने, तो जो नॉर्मल आई है वो नीचे हो जाएगा, लेकिन जो डिफेक्टिव आई है वो नीचे नहीं होगा। देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखा रहा है। इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, जो कॉन्टैक्ट लेंस मेनली यूज करते हैं उसके कारण जियांत पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस हो गया है। ठीक है, अगला पिक्चर में, इस पिक्चर में मेनली बैक्टीरियल केराटिटिस है। केराटिटिस मतलब क्या होता है, कॉर्निया में इन्फ्लामेशन। मेनली इसमें क्या हो गया, हाइपोपयन, यहाँ पे नीचे देख रहे हैं ये क्या है, पस जम गया है, इसको हाइपोपयन कहते हैं। अब इस पिक्चर को देख के क्या लगता है, तो इस पिक्चर में जो कंजक्टिवा है ना वो फोल्डेड हो गया और आयरिस को क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है, इसी को हम कहते हैं टेरिजियम। ठीक है, इस पिक्चर को देख के आपको क्या लग रहा है, इस पिक्चर में मेनली जो हमारा आयरिस है ना उसका देखिए कलर चेंज हो गया है और वो रेडियली अरेंज हो गया है। अब देखते हैं एबनॉर्मलिटीज इन ऑकुलर सेंसेशन। सेंसेशन में क्या एबनॉर्मलिटी जा सकता है, तो पहले कहाँ कहाँ आता है, तो ऑकुलर में, आई में, उसके आई के चारों तरफ, रेट्रोबुल्बल और वैग्यू, मेनली पॉलीलोकलाइज्ड वैग्यू, आई में इरिटेशन, ये सब मेनली इसमें देखने को मिलेगा। आई में इरिटेशन कैसे कैसे होगा, ईचिंग आएगा, नोचेगा, आई सूख जाएगा, जलन देगा आई में, ग्रीटीनेस होगा। ग्रीटीनेस मतलब क्या होता है, ऐसा लगता है ना कि आई में कुछ पड़ा हुआ है स्टोन जैसा,
या लगता है फौरन बॉडी सेंसेशन है, ऐसा लग रहा है आँख में कुछ तो फट रहा है, या सिक्रेशन होता है या ड्रेनेज होता है। ठीक है, देखिए ये जो है ना, ये वातरी आय है। आय से क्या हो रहा है, पानी निकल रहा है। अब आय का एग्जामिनेशन मेनली 5 तरीक़ों से करते हैं। एक तो विजुअल एक्यूटी से, एक ग्रॉस एग्जामिनेशन जिसको एक्सटर्नल आई एग्जामिनेशन भी कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट से, उसके बाद इंट्रा ऑकुलर प्रेशर डिटर्मिनेशन से, और फंडस एग्जामिनेशन से। मेनली इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं विजुअल एक्यूटी। विजुअल एक्यूटी में हम ये देख पाते हैं कि जो पर्सन है वो कितने डिस्टेंस तक सही देख पाता है। ठीक है, जो टारगेट होता है ना, वो टारगेट मेनली विजुअल एंगल बनता है 5 मिनट के आर्क में, जिसमें सब्जेक्ट को 20 फीट अवे रहना पड़ता है। मतलब जहाँ पर ये जहाँ से एग्जामिन करना है वहाँ से 20 फीट क्या होगा, पर्सन अवे रहेगा। ठीक है, दूर रहेगा। अब डिस्टेंस विजुअल एक्यूटी टेस्ट मेनली किया किसके द्वारा है, तो डिस्टेंस दूर के लिए मेनली स्नेलन, ETDR और चार्ट प्रोजेक्टर टेस्ट किया जाता है। अब ETDRS टेस्ट, ETDRS का फुल फॉर्म होता है, ई से होता है अर्ली ट्रीटमेंट डायबिटिक रेटिनोपैथी स्टडी। ठीक है, ये सब मेनली डिस्टेंस विजुअल एक्यूटी, दूर तक कितना देख सकता है। अब नज़दीक में भी तो किसी किसी को होता है कि नहीं दिखता है, तो नियर के लिए हम जेगलर साथ करते हैं। ये वाला याद करना बहुत ही ज़रूरी है। जो दोनों टेस्ट है ना, वो डिफरेंट होता है इन द रिस्पेक्ट ऑफ सेंटर और फाइन डिटेल विजन में। ठीक है, दोनों यूटिलाइज करता है करेक्टिव लेंस। जैसे कि बताया था, मायोपिया दूर का नहीं दिखता है तो हम कनकेव लेंस करते हैं। हाइपरोमोपिया, इसमें नज़दीक का नहीं दिखता है तो कन्वेक्स लेंस करते हैं। तो इस तरह से डिस्टेंस एक्यूटी में स्नेलन साथ होता है। ये स्नेलन साथ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें मेनली दिया जाता है नंबरिंग। जो ऊपर वाला रहता है ना, वो होता है कि जो नॉर्मल लोग देख सकते हैं, और नीचे वाला होता है जैसे कि डी, स्मॉल डी समझ लीजिए और लार्ज डी। कोई नॉर्मल इंसान है वो लार्ज डी में देख सकता है इतना तक, और जो इंसान अभी जिसको डिफेक्टिव आई पेशेंट कह सकते हैं, उसका छोटा डी होगा। ठीक है, इतना तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर किसी को 20x20 है, इसका मतलब कि वो एकदम नीचे तक देख सकता है, और इसका मतलब कि जो नॉर्मल आई होना चाहिए वो उस पेशेंट को है। अगर किसी को 20x25 है, इसका मतलब है जो नॉर्मल पर्सन है वो 25 तक देख सकता है, मतलब 25 मीटर तक देख सकता है, लेकिन जो डिफेक्टिव आई है वो 20 मीटर तक देख सकता है। इस तरह से इसको क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, ये है ETDRS टेस्ट। इसमें भी उसी तरह करते हैं। जो डिस्टेंस विजुअल एक्यूटी है ना, इसमें सब्जेक्ट या पेशेंट को 20 फीट डिस्टेंस पे रखा जाता है उस चार्ट से। उसके बाद जो पुअर आई है उसको पहले बंद कर दिया जाता है, ऑक्लूड कर दिया जाता है। उसके बाद पेशेंट को कहा जाता है कि आप लेटर को आइडेंटिफाई कीजिए, और वो नंबर को आइडेंटिफाई कीजिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पहले लेफ्ट से स्टार्ट करके राइट तक। उसके बाद विजुअल एक्यूटी हम नोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे ना, अगर पेशेंट जहाँ पर मिस कर गया या हाफ लेटर हो गया, वहाँ पर उसका क्या हो जाएगा, वहाँ पर वो लेटर रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसको क्या करते हैं, हम स्पेक्टिकल्स देते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कि कितना में इसका सही हो गया। जैसे कि पहले देंगे 1 डायोप्टर का, तो अच्छा अभी यहाँ तक दिख पा रहा है, पूरी तरह नहीं दिख पा रहा है। फिर देंगे 2 डायोप्टर का, अच्छा मतलब ये लास्ट वाला कुछ नहीं दिख पा रहा है, 3 डायोप्टर, अच्छा। तो इस तरह से हम उसको पेशेंट को देते हैं। ठीक है, अगर विजुअल एक्यूटी लेस देन 20x20 है तो फिर से हम उसको रिपीट करने कहते हैं पिन होल ऑक्लूदर। ठीक है, तो पिन होल ऑक्लूदर क्या होता है, तो इसके बारे में आगे बताएंगे। उसके बाद जो प्रोसेस है वो सेम रिपीट करते हैं दूसरे आई के साथ। ये नहीं कि दोनों आई का एक साथ होता है, पहले एक आई को बंद करते हैं, फिर ये प्रोसेस करते हैं, करेक्शन लेंस देते हैं, फिर दूसरा आई को बंद करते हैं, और जो पहले से बंद था उसको ओपन करके उसका देखते हैं। ठीक है, ये नहीं कि दोनों आँख को ओपन करके और उसका दोनों में
लेंस डाल के एक ही बार चेक किया जाता है, ऐसा नहीं हो सकता। और हाँ, अगर लेंस यूज कर रहे हैं तो दोनों आई में डिफरेंस सिर्फ मैक्सिमम 4 डायोप्टर तक होना चाहिए, ठीक है। विजुअल एक्यूटी विथ करेक्शन और विदाउट करेक्शन, ये जो है ना, ये मेनली रिजल्ट लिखने का तरीका है। जैसे कि हम रिजल्ट कैसे लिख सकते हैं, ये जो VA बड़ा वाला दिख रहा है, ये क्या है, इसका मतलब होता है विजुअल एक्यूटी। विजुअल एक्यूटी को भी कैपिटल A या भी स्मॉल a से लिखा जाता है, ठीक है। अगर आप राइट आई का रिजल्ट दे रहे हैं तो OD लिखिएगा, अगर लेफ्ट आई का रिजल्ट देख रहे हैं तो OS लिखिएगा। OD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है क्या, ओकुलस डेक्स्टर। क्या है, OCULUS, ओकुलर डेक्स्टर। इसका मतलब कि हम राइट आई को चेक कर रहे हैं। और ये ओकुलर सिनिस्टर, इसका मतलब कि लेफ्ट आई को चेक कर रहे हैं। और CC का मतलब क्या होता है, CC का मतलब होता है विथ करेक्शन, और SC का मतलब होता है विदाउट करेक्शन। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, कहीं अगर देखिएगा तो इस तरह से लिखा रहता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा ये बताइए। इसका मतलब पहले VA मतलब विजुअल एक्यूटी में हुआ है, CC मतलब करेक्शन करने के बाद OD का क्या मतलब बताया था, डेक्स्टर मतलब कि राइट आई में इसका जो पावर है वो नॉर्मल है, 20/20 नॉर्मल होता है। लेकिन जो लेफ्ट आई है उसमें जो पावर है वो क्या है, कोई नॉर्मल इंसान 30 फीट तक देख सकता है, तो ये इंसान 20 फीट तक देख सकता है। तो हम इस तरह से विजुअल एक्यूटी को ईजिली पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब पिन होल विजुअल एक्यूटी के बारे में पढ़ते हैं, जो अभी ऊपर देखा था। अब ये पिन होल विजुअल एक्यूटी क्या होता है, इसमें मेनली पेशेंट को क्या कहेंगे कि आप एक पोजीशन ले लीजिए। इसमें ऑक्लूड आई का टेस्ट नहीं होता, इसमें मेनली डिस्टेंस को हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। पेशेंट को हम पिन होल देते हैं और उसको कहते हैं आई के आगे ले जाइए। उसके बाद उसको कहते हैं कि आप डिस्टेंस साथ को देखिए, वो जो पिन होल के ऊपर अंदर जो होल रहता है ना, उससे कहते हैं कि आप डिस्टेंस चार्ट को देखिए। उसके बाद वो जो ये पिन होल है उसको मूव कीजिए अपने आई की ओर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा दिखाई देता है उधर से आप चार्ट को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो इसको मेनली हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं, तो स्नेलन एक्यूटी से रिकॉर्ड करते हैं और लिखा जाता है PH मतलब पिन होल, OD मतलब राइट आई, OH मतलब लेफ्ट आई। इस तरह से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। पुअर विजुअल एक्यूटी, अगर पेशेंट अनेबल टू सी द बिगेस्ट ऑर्थोटाइप ऑन द कार्ड, जैसे कि जो सबसे ऊपर इस तरह से लिखा रहता है, अगर उसको भी नहीं पढ़ पाया तो हम उसको क्या क्या कह सकते हैं, तब उसको कहेंगे कि आप क्या कीजिए, फिंगर को काउंट कीजिए, हैंड को मोशन को देखिए, लाइट को देखिए विथ प्रोजेक्शन और विदाउट प्रोजेक्शन, और फिर नो लाइट प्रिस्क्रिप्शन कीजिए। तो ये सब मेनली किया जाता है जो मेनली स्नेलन चार्ट या विजुअल चार्ट को एकदम नहीं पढ़ पाते हैं, तो इससे उनका चेक किया जाता है। अब बच्चों में कैसे करेंगे, बच्चे तो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनमें कैसे करेंगे, उनमें हम करते हैं एलन चार्ट के थ्रू। जो बच्चे बहुत यंग होते हैं उनमें हम मेनली एलन चार्ट करते हैं, एलन पिक्चर यूज करते हैं। मेनली इसमें सेंट्रल स्थिति मेंटेन किया जाता है, मतलब सेंट्रल स्थिति मेंटेन अप्रोच किया जाता है। अब सेंट्रल स्थिति और मेंटेन तीनों का क्या मतलब होता है। सेंट्रल इज द कॉर्निया राइट रिफ्लेक्स इन द सेंटर ऑफ द पुपिल, क्या जो कॉर्निया आ रहा है, सॉरी जो लाइट आ रहा है कॉर्निया से, वो क्या पिपिल के सेंटर से जा रहा है। स्थिति, क्या पेशेंट कंटिन्यू कर रहे हैं फिक्सेटिंग, क्या लाइट स्लोली मूव हो रहा है चारों तरफ। मेंटेन, क्या पेशेंट मेंटेन कर रहा है वो फिक्सेशन, ताकि वो ऑब्जेक्ट को पूरी तरह देख सके। प्रीवियसली कवर्ड आई इज अनकवर्ड, जो कवर्ड आई था वो अब अनकवर्ड हो गया। इस तरह से मेनली ये विजुअल एक्यूटी किया जाता है। एलन चार्ट इस तरह से होता है, अम्ब्रेला, घर, ये सब पहचानने को बोला जाता है, क्योंकि बच्चे तो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उनको पता रहता है कि ये घर है, ये छत है, ये छाता है, ये प्लस है। इस तरह से पिक्चर के थ्रू उनसे बातें किए जाती हैं और उनका मेनली विजुअल एक्यूटी चेक करते हैं। अब नियर के लिए क्या होगा,
तो अभी ऊपर बताए थे नियर के लिए। तो नियर के लिए मेनली क्या होता है, जेगुलर साथ होता है। इसमें मेनली पता है कि पेशेंट बियर करेगा हैबिचुअल करेक्टिव नियर रीडिंग के लिए, ठीक है। तो पोजीशन करेंगे जेगुलर साथ को 14 इंच पे। विजुअल एक्यूटी में जो ऊपर ये डिस्टेंस था उसमें हम कितना करते थे, 20 पे, और यहाँ पर 14 इंच दूरी रखेंगे, ठीक है। जो पुअर आई है उसको ऑक्लूड करेंगे। उसके बाद क्या कहेंगे कि आप प्रत्येक वर्ड को पढ़िए स्मॉलेस्ट करेक्टर तक, ठीक है। आप क्या करेंगे, यही रिपीट करेंगे प्रोसीजर दूसरे आई में। इस तरह से सेपरेट आई मिल जाता है, ठीक है। इसमें हम मेनली क्या यूज करते हैं, बिनोकुलर विजन यूज करते हैं, और उसके बाद रिकॉर्ड करते हैं बाइकुलर एक्यूटी को। तो इसमें देखिए जे ओ डी क्या हो जाएगा, तो जे जगलर के लिए होता है। ओ डी क्या हो जाएगा, तो ओ डी हमारा हो जाएगा किसके लिए, तो राइट आई के लिए। ओ एस हो जाएगा लेफ्ट आई के लिए, और ओ यू किसके लिए होता है। तो अभी क्या बताए थे, ये मेनली हम किए करते हैं किसके साथ, तो बिनोकुलर विजन के लिए। लेकिन अगर किसी को यूनिकुलर विजन हो गया तो जो ओ यू जे ओ यू लिखा जाता है, ठीक है। ये मेनली इसके हैं। एक्सटर्नल आई एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, तो पहले इंस्पेक्शन करते हैं, फिर पल्पेशन करते हैं, फिर अस्कल्टेशन करते हैं। इसमें कोई भी परकशन नहीं होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, IPA, इंस्पेक्शन, पल्पेशन और अस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन में क्या किया जाता है, तो पहले हेड और फेस देखा जाता है। ये सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में चेक किया जाता है। फिर बोन, मसल्स, नर्व चेक किए जाते हैं, स्किन देखा जाता है, लिम्फ नोड देखे जाते हैं, माउथ, नोज और पैरानेसल साइनस देखा जाता है, ऑर्बिट, आईलिड, रेक्लीमर सिस्टम और ग्लोब देखा जाता है, ठीक है। ये स्पेसिफिक सीक्वेंस है जिसको आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इंस्पेक्शन में मेनली हम ऐसे डॉक्टर क्या करता है, आईलिड को नीचे करके देखता है ना, वही आईलिड, आईलेस, कंजक्टिवा, ईपीएस क्लेरा, स्क्लेरा, कॉर्निया और एंटीरियर चैम्बर को देखते हैं। आईलिड और आईलेस में क्या देखा जाता है, कोई ट्यूमर तो नहीं है, हॉर्डियोलम तो नहीं है, मतलब कि एब्सेस ऑफ सेबेसियस ग्लैंड, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर इंटरनल होगा तो मेवोनियन ग्लैंड में एब्सेस होंगे, और एक्सटर्नल होगा तो ग्लैंड ऑफ जिस में एब्सेस होगा, ठीक है। चलाजियन तो नहीं है, मतलब कि लिपिड का कोई ये ग्लाइकोलोमा तो नहीं है लिपिड जैसा। ये होता क्यों है, तो ये सेबेसियस ग्लैंड में ब्लॉकेज के कारण होता है। फोलिकुलाइटिस तो नहीं है, मतलब कि ये फोलिकुलाइटिस में क्या होता है, एक फोलिकल स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें फ्लूइड होते हैं या एब्सेस होते हैं, वो तो नहीं है जो मेनली स्ट्रेप्टोकोकल के कारण होता है, ठीक है। देखिए ये क्या है, एंजियोइडीमा है, दिख रहा है, फूल गया है, ये मेनली एलर्जी के कारण होता है। ये क्या है, भेरूसा, ये एक वार्थ है जो मेनली पेप्लियोमा वायरस के कारण होता है आईलिड में। ये क्या है, सेबोहेरिक केराटोसिस, इसमें मेनली क्या होता है कि लेसन बन जाते हैं, ये नॉन कैंसरस होता है। इसमें ऑथ ग्रोथ हो जाता है, देखिए पिक्चर देख के ही लग रहा है। नोडुलर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, कार्सिनोमा आने का क्या मतलब है कि अब ये कैंसर है, ये मेनली अपर लिड में देखने को मिलता है और ये प्रोग्रेसिव होता है। बेसल सेल कार्सिनोमा, देखिए ये भी कैंसर है, लेकिन ये मेनली ज़्यादा लोअर लिड में देखने को मिलता है, और इसमें क्या होता है, हमारे जो आई लैसेज हैं वो क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। इंटरनल हॉर्डियोलम, इंटरनल हॉर्डियोलम देखिए मेनली दो तरह का हॉर्डियोलम होता है जो एब्सेस फॉर्मेशन हो जाता है आईलिड में। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। जो एक्सटर्नल होता है वो आई मार्जिन पे होता है, इंटरनल थोड़ा अवे होता है। और ये एक और आपको आगे जाके मिलेगा, चलाजियन। तो हॉर्डियोलम क्या होता है, पेनफुल होता है, चलाजियन क्या होता है, पेनलेस होता है। देखें ये क्या है, मार्जिन पे है, इसका दूसरा नाम स्टाइवी है। चलाजियन क्या है, ये मेनली पोस्टीरियर ब्लेफाराइटिस पे है। ब्लेफाराइटिस मतलब क्या होता है, तो आईलिड का इन्फ्लामेशन, ये मेनली पेनलेस होता है। ब्लेफाराइटिस इसका क्या मतलब अभी बताया है कि इन्फ्लामेशन ऑफ आईलिड। ये एंटीरियर या मार्जिनल ब्लेफाराइटिस में कौन कौन सा आता है,
ये याद कर लीजिए, जो एंटीरियर या मार्जिन पे होता है उसमें हो जाएगा आपका स्टेफाइलोकोकल ब्लेफाराइटिस, सेरोबिक ब्लेफाराइटिस और डेमोडेक्टिक ब्लेफाराइटिस। अभी जो स्टेफाइलोब्लेफाराइटिस इन्फ्लामेशन होता है वो मेनली कॉलरेट्स जैसा होता है, थिन फ्लैक अराउंड द आईलेस। ठीक है, याद कर लीजिए क्या है, स्टाइल मारने के लिए कॉलर ऊपर किया जाता है। सेबोरिक ब्लेफाराइटिस में स्क्रफ होता है, मतलब डैंड्रफ लाइक फ्लक आ जाते हैं ये आईलिड के मार्जिन पे। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, तो SS। ठीक है, और स्कार पे क्या होता है, डैंड्रफ होता है, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। तीसरा क्या है, डेमोडेक्टिक ब्लेफाराइटिस। इसमें डेमो है तो डेमोडेक्स आ जाएगा, तो इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेनली माइट के कारण होता है। इसमें वैक्सी कफ अराउंड द आईलेस, आईलेस के चारों तरफ क्या होता है, वैक्सी कफ आ जाता है। ठीक है, ये देखिए हमारा क्या है, स्टेफाइलोब्लेफाराइटिस से कॉलर लाइक स्ट्रक्चर बन गया है। और इसमें मेनली क्या होता है ना, तेलंगेसिया भी होता है एंटीरियर लिड पे, मतलब ब्लड वेसल्स दिखने लगते हैं। ये क्या है, सेबोरिक ब्लेफाराइटिस है। इसमें क्या हुआ था, देखिए वैक्स लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ना। और ये वैक्स नहीं, ये स्कार्प लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, और ये देखिए डेमोडेक्टिक ब्लेफाराइटिस, यहाँ पे वैक्स बन गया है, जो मेनली ये लाइस या माइट के कारण होता है। ब्लेफाराइटिस एंटीरियर पढ़ लिया, अब पोस्टीरियर ब्लेफाराइटिस क्या होता है, तो इसको ये मिबोमियम माइटिस भी कहते हैं, मतलब मिबोनियम ग्लैंड का इन्फ्लामेशन। इसमें क्या होता है ना, हमारा मिबोनियम ग्लैंड बहुत ज़्यादा एक्सेसिव करता है सिक्रिएशन को। एंगुलर ब्लेफाराइटिस, ये मीडियल या कैंथल एरिया के होता है। इसमें मेनली अल्सर या एक्जिमा आपको देखने को मिलेगा। ब्लेफाराइटिस के कारण क्या क्या होते हैं, पहला कि आईलेस का लॉस हो जाना, इसका दूसरा नाम क्या है, मदरोसिस। याद रखें, मदरोसिस मतलब क्या होता है, आईलेस का लॉस हो जाना। पोलियोसिस, इसका मतलब क्या होता है, आईलेस का वाइट हो जाना। कोई खिलाड़ी मेरे को याद आ रहा है शायद, कोई तो एक ऐसा बॉलर था ना, वो अपने उसका आई के नीचे क्या होता है, वाइट दिखेगा, तो उससे आप याद रख सकते हैं पोलियोसिस में वाइटनिंग ऑफ आईलेस हो जाता है। ट्राइकियासिस, इसमें क्या होता है, आईलेस का मिस डायरेक्शन हो जाना। देखिए ये पोस्टीरियर ब्लेफाराइटिस है, इसमें क्या है, मेबोनियम ग्लैंड का इन्फ्लामेशन हो गया है। ये है, देखिए इन्फ्लामेशन हो गया है। ये है एंगुलर कैंथस, यहाँ पर कैंथस होता है ना, वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गया है। ट्राइकियाटिस में क्या होता है, तो देखिए ट्राइकियाटिस में मेनली होता है मिस डायरेक्शन ऑफ आईलेस का मिस डायरेक्शन हो जाना। आईलेस मेनली बाहर की ओर होता है ना, ऊपर का पिक्चर देखिए वो क्या हो गया, अंदर की ओर चला गया, तो मिस डायरेक्शन हो गया है। माद्रियासिस का पिक्चर आप देख सकते हैं। माद्रियासिस में आप मेनली क्या पढ़े थे, तो माद्रियासिस में हम पढ़े थे कि आईलेस का लॉस हो जाता है। चलिए देखते हैं, ऊपर में देखिए आईलेस आपको दिख रहा है नहीं ना, तो आईलेस का लॉस हो गया है। पोलियोसिस में क्या था कि वाइटनिंग ऑफ आईलेस। देखिए कभी भी किसी का आईलेस वाइट देखें, लेकिन पोलियोसिस में क्या हो जाता है, आईलेस वाइट हो जाता है। अब कंजक्टिवा में क्या देखेंगे, तो कंजक्टिवल हाइपरेमिया, जिसमें मेनली ब्लड वेसल्स क्या हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं, डिफ्यूज रेड, पूरा आँख रेड दिखाई देता है, और ये स्पेसिफिक नहीं होता है। ठीक है, सीरियली फ्लस, इसको लिम्बल फ्लस भी कहते हैं। सीरियली वेसल मेनली एक्सटेंड होता है रेडियली कहाँ से कहाँ तक, तो लिम्बस तक। लिम्बस आपको याद होगा, तो मान लीजिए कि हमारा कॉर्निया कहीं दिखाई दे रहा है, ये क्या है, हमारा कॉर्निया आईलेस का एकदम लास्ट पार्ट है, और ये वाला पार्ट क्या है, स्क्लेरा है, और यहाँ पर कॉर्निया है। स्क्लेरा कॉर्निया एक दूसरे से कैसे अलग होता है, तो लिम्बस के थ्रू। ठीक है, तो वहाँ तक ही क्या होता है, हमारा सिलियली वेसल एक्सटेंड होता है रेडियली। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें क्या हो जाता है, सरकम कॉर्नियल रिंग बन जाता है डायलेटेड ब्लड वेसल का। और मेनली इन्फ्लामेशन कहाँ कहाँ होता है, कॉर्निया में, ईपीएस स्क्लेरा में और इंट्राओकुलर में। ठीक है, ये देखिए कंजक्टिवाइटिस हाइपरेमिया है।
कंजक्टिवाइटिस सबको पता है कि क्या होता है। ये जो स्क्लेरा है ना, इसके ऊपर एक लेयर होते हैं, उसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। अब यह है प्रेमिया, मतलब क्या होता है। देखिए ब्लड वेसल क्या हो गए, डायलेटेड हो गए, क्योंकि इसमें एक्सेस ब्लड आ गया है। ठीक है। सीरियली प्लस, इसमें मेनली क्या होता है, ये सीरियली इंजेक्शन के समय आपको देखने को मिलेगा। इसमें कॉर्निया, आइरिस, ये सब इन्फ्लामेशन हो जाता है। देखिए पूरा इन्फ्लामेशन लग रहा है ना, ये मेनली एक्यूट ग्लोकोमा में देखने को मिलता है। सेक्रिएशन एंड डिस्चार्ज, कैसा कैसा सेक्रिएशन या डिस्चार्ज निकलता है। या तो बातरी डिस्चार्ज निकलेगा जिसमें बहुत ज़्यादा आंसू आएंगे, जिसको फोरा कहते हैं। ये मेनली इरिटेशन इन सब के कारण होता है। जैसे कि हम प्याज काटते हैं या सब्जी को भूनते हैं तो क्या होता है, आँख से आंसू आता है। म्यूकस, म्यूकस क्या करता है, तो ये गोबलेट सेल को सेक्रिएट करता है। गोबलेट सेल क्लियर स्टिकी रिलीज करता है, मेनली ये स्पेसिफिक नहीं होता है। म्यूकोपुरुलेन डिस्चार्ज, इसमें क्या होगा, म्यूकस निकलेगा पस की तरह, तो उसमें होगा क्या, तो न्यूट्रोफिल होगा म्यूकस में। ठीक है। ये मेनली माइल्ड बैक्टीरियल या एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में होता है। याद रखिएगा, बैक्टीरियल या एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में कैसा डिस्चार्ज होता है, म्यूकोपुरुलेंट। और सिर्फ पुरुलेंट की बात करें तो इसमें म्यूकस नहीं निकलेगा, सिर्फ न्यूट्रोफिल निकलेगा। ठीक है। ये कॉपियस होता है, ये गोनोकोकल, मेनिंजियोकोकल, बैक्टीरियल, फंगल कंजक्टिवाइटिस और मेनली कॉर्नियल अल्सर में देखने को मिलता है। वातरी सेक्रेशन, देखिए पानी गिर रहा है आय से। म्यूकोपुरुलेंट, देखिए पस म्यूकस किसके साथ आ रहा है, तो न्यूट्रोफिल के साथ आ रहा है। और ये है पुरुलेंट, ऐसे होता है ना वो कांची टाइप का निकलना, मेनली गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस में ज़्यादा होता है। कीमेसिस, कीमोसिस मतलब क्या होता है, इरिटेशन। इसमें मेनली होता क्यों है, तो या तो कंजक्टिवा में इडीमा हो गया है, या कंजक्टिवा में थिक या बेलोइंग टाइप हो गया है, या कोई एलर्जी हो गया, तभी ये देखने को मिलता है। देखिए इरिटेशन के कारण हुआ है। ठीक है। ये क्या है, सीवियर कीमोसिस आपको देखने को मिलेगा थायराइड आई डिजीज में। ईपी स्क्लेराटिस, अब ईपी स्क्लेरा आपको पता है स्क्लेरा के ऊपर होता है, उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये इन्फ्लामेशन होता कैसा है, इम्यूनोलॉजिकली होता है। इसमें मेनली ये जो ईपी स्क्लेरोसिस है, ये स्क्लेरा और कंजक्टिवा स्ट्रोमा के बीच में इन्फ्लामेशन होता है। ये मेनली ये ब्लेंचेज मतलब क्या होता है, श्रिंक करना। जब हम इपिनेफ्रिन या फिनाइलिपिरिन देते हैं ना, तो हमारा जो ईपी स्क्लेरा है वो श्रिंक कर जाता है। बेनाइन होता है, ये इन्फ्लामेशन थोड़े समय के लिए होता है, इसमें कोई भी टेंडरनेस नहीं होता है, सिर्फ सिलियरी पेन और एंटीरियर सेगमेंट पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। देखिए एंटीरियर सेगमेंट पे इन्फ्लामेशन दिख रहा है। स्क्लेराइटिस मतलब कि स्क्लेरा में इन्फ्लामेशन हो जाना। ये क्या है, इम्यूनोलॉजिक मेडिएटेड इन्फ्लामेशन है, मतलब इम्यूनोलॉजी इम्यून सिस्टम के कारण ये होता है। इसमें पेन होता है, हाइपरेमिया और टेंडरनेस होते हैं। ये बहुत समय तक चलता है, लेकिन हमारा जो ईपी स्क्लेराइटिस है वो ज़्यादा समय तक नहीं चलता है। इसमें ब्लेंचिंग नहीं होती है। अगर कोई डिफरेंस करने कहे कि ये ईपी स्क्लेराइटिस है या स्क्लेराटिस है, तो ये दोनों मेन है। जो ईपी स्क्लेराटिस है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, स्क्लेराइटिस है जो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। वो ब्लेंच कर जाता है इपिनेफ्रिन या फिनाइल एफ्रिन देने पे, लेकिन ये ब्लेंच नहीं करता है। ये जो स्क्लेराइटिस है ना, इसके कारण बहुत आई डैमेज होता है। ठीक है। ये सिस्टमेटिक इलनेस होता है मेनली। देखिए यहाँ ये स्क्लेराइटिस होया हुआ है, देखिए स्क्लेराइटिस है, कितना भयानक लग रहा है हमारा आई। अब है एक टर्म पिगमेंटेशन। ये इसमें मेनली हमें दो चीज़ें पढ़ना है, कंजेनाइटल मेलानोसिस ओकुलाई और ब्लू नेवुस। ये ब्लू नेवुस होता क्या है, ये डीप कंजक्टिवा है और डार्क ब्लू कलर का मेनली दिखेगा। ठीक है। कंजक्टिवा में क्या दिखेगा, कंजक्टिवा या ईपी स्क्लेरा में डार्क ब्लू कलर का दिखेगा। अभी पिक्चर दिखाती हूँ। और कंजेनाइटल मेलानोसिस ओकुलाई में डीप ग्रे कलर का पैचेस दिखेंगे स्क्लेरा और ईपी स्क्लेरा में। ठीक है। चलिए पिक्चर देखें हैं। ये क्या है, हमारा कंजेनाइटल मेलानोसिस ओकुलाई, क्या ग्रे कलर का पैचेस दिख रहे हैं, देखिए। और ये ब्लू कलर का पैचेस दिख रहे हैं। और नेवुस में देखिए क्या है,
ये ब्लू कलर का पैचेस कहाँ दिख रहा है? तो मेनली दिख रहा है कंजक्टिवा में या ईपीएस स्क्लेरा में, ठीक है। और जो कोजेनाइटल मिनरलोसिस था उसमें डीप ग्रे या स्लेट का पैसेज दिखता है, देखिए, ठीक है, पिक्चर से पहचान लेंगे। ये क्या है? टेरिगियम है। इसमें क्या होता है ना, कंजक्टिवा, जो कंजक्टिवा है ना वो फोल्ड बनाकर हमारे आइरिस को प्रेशर करता है। देखिए कंजक्टिवा का फोल्ड है जो आइरिस को प्रेशर कर रहा है, जिससे हमें पता चलेगा ये क्या है, टेरिगियम है। स्क्वामस सेल कैल्सिनोमा, ये मेनली कॉर्निया में होता है। सब कंजक्टिवल हेमरेज, देखिए हेमरेज, कंजक्टिवा में क्या हो रहा है, हेमरेज हो रहा है कॉर्निया और उसके एंटीरियर चैम्बर में। तो हम इसका एग्जामिनेशन मेनली स्लीट लैम्प से करते हैं। इसमें पेन लाइट भी यूज होता है। इसमें मेनली आपको कुछ टर्म पढ़ने होंगे, जिसमें पैनोस, बैंड केराटोपैथी, कॉर्नियल स्कार, कॉर्नियल इदीमा, हाइफेमा, हाइपोपायन, ये सब का मतलब समझना होगा। पैनोस कोई कहे इसका क्या मतलब है कि जो कॉर्निया है ना उसके सुपरफिशियल सरफेस में क्या हो रहा है, वेस्कुलाइजेशन हो रहा है। वेस्कुलाइजेशन होता क्यों है? हाइपोक्सिया या नेक्रोसिस के कारण है। जब हाइपोक्सिया या नेक्रोसिस होता है तो हमारा क्या होता है, VEGF का रिलीज होता है। VEGF ही न्यू ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो पिक्चर देखिए, यहाँ पे देखिए ये न्यू ब्लड वेसल फॉर्म हो रहा है, जिसको क्या कहेंगे, कॉर्नियल पैनोस। दूसरा है बैंड केराटोपैथी, इसमें कैल्शियम का डिपोजिट होता है। ये मेनली कॉर्निया में देखने को मिलता है। देखिए कॉर्निया में क्या है, कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा है। बैंड केराटोपैथी इसमें इसको कहते हैं। केराटो मतलब क्या होता है, कॉर्निया। अब कॉर्निया स्कार, जिसको हम लिकोमा भी कहते हैं, ये कैसा दिखेगा, ग्रे वाइट कलर का दिखेगा और ये अपेक होता है और परमानेंट होता है। पिक्चर देखते हैं, ये बैंड केराटोपैथी है, क्या हो रहा है, कैल्शियम डिपोजिट हुआ है। कॉर्निया स्कार, देखिए स्कार दिख रहा है ना कॉर्निया में, और ये परमानेंट। कॉर्निया इदीमा, इसमें क्या होता है, मेनली कॉर्निया के हेड जैसा दिखता है, ऐसा लगता है कि कॉर्निया के अंदर स्टीम जमा है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा जो इंडोथेलियम, एपिथेलियम और जो स्ट्रोमा है ना उसके डिसफंक्शन के कारण होता है। नॉर्मल फंक्शन में क्या होता है, नॉर्मल फंक्शन में होता है जब हमारा एक्वस ह्यूमर कॉर्निया में जाता है तो वो इंडोथेलियम या एपिथेलियम या स्ट्रोमा के द्वारा पंप आउट हो जाता है। लेकिन जब इंट्राऑकुलर प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये पंप आउट होने में नहीं बनता है, जिसके कारण क्या होता है, कॉर्निया इदीमा हो जाता है। ठीक है, पिक्चर दिखाती हूँ, देखिए ये हमारा कॉर्निया इदीमा होया हुआ है। ऐसा लग रहा है ना कि स्टीम है इसके अंदर। अगला टर्म क्या है, अगला टर्म है हाइफेमा। हाइफेमा मतलब क्या होता है, तो एंटीरियर चैम्बर में ब्लड का आ जाना, ठीक है। और दूसरा है हाइपोपायन, देखिए कहीं पर भी PYON रहे ना तो इसका मतलब होता है पस आ जाना एंटीरियर चैम्बर में। दोनों एक साथ पिक्चर दिखा देती हूँ, ये देखिए हाइफेमा में क्या हो गया, एंटीरियर चैम्बर में ब्लड आ गया है, दोनों में पिक्चर देखिए। और हाइपोपायन में क्या आ गया है, पस आ गया है, ठीक है। कॉर्निया अल्सर विथ हाइपोपायन, अल्सर हो गया, अल्सर भी है और हाइपोपायन भी है, तो इसको क्या कहेंगे, बैक्टीरियल केराटिसिस विथ हाइपोपायन कहेंगे। अब आते हैं पल्पेशन में, इंस्पेक्शन हो गया, अब आते हैं पल्पेशन। पल्पेशन में क्या देखेंगे, तो इसमें टेक्टाइल, प्रोप्रियोसेप्टिव और टेम्परेचर चेंजेस होता है। इसमें मेनली हम टेक्टाइल मतलब क्या होता है, टच करके। प्रोसियोसेप्टिव मतलब अनुमान लगाना, इस 6 सेंस में आता है। जैसे कि आप अपना आई क्लोज किए हुए हैं और फिर आपको ऐसे ज़मीन पे लाया जाए तो आपको पता चल जाएगा ना कि मैं ज़मीन पे चल रहा हूँ, कि घास पे चल रहा हूँ, कि पानी में चल रहा हूँ, बिना देखे, तो इसी को कहते हैं प्रोसियोसेप्टिव। और टेम्परेचर चेंजेज, ये सब मेनली हम देखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हमारा जो मिडिल फिंगर है उसको क्या करेंगे, प्री ऑरिकल लिम्फ नोड पे रखेंगे। ये जो ऑरिकल है उसके आगे लिम्फ नोड होता है, उसको प्री ऑरिकल कहते हैं, उसको लिम्फ नोड पे रखेंगे। और इंडेक्स और थंब को मदद से हम क्या करेंगे, आईलिड को ओपन करेंगे। उसके बाद पेशेंट को कहेंगे कि तुम डिफरेंट डायरेक्शन में देखो, ताकि जो आई है पूरी तरह हम देख सकें। उसके बाद जो जो आएगा उसको हम जज करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि कोई मास तो नहीं है, कोई मास है तो उसका साइज, शेप, कंपोजिशन,
टेंडरनेस तो नहीं है, मोबिलिटी तो नहीं है, ये सब चेक करेंगे। ठीक है, अब अस्कल्टेशन में आते हैं। अस्कल्टेशन के थ्रू हम क्या देखते हैं? एबनॉर्मल साउंड। इसमें मेनली हम बेल यूज करते हैं। स्टेथोस्कोप में दो होता है, एक छोटा जो गोल होता है उसको बेल कहते हैं, बड़ा वाला गोल को डायफ्राम कहते हैं। जो बेल होता है वो लो फ्रिक्वेंसी साउंड को सुनने में हेल्प करता है। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? बेल यूज करेंगे स्टेथोस्कोप का। और उसके बाद पेशेंट को क्या कहेंगे कि आप ब्रीदिंग को होल्ड करके रखो। और क्या करेंगे? पेशेंट को पहले कहेंगे आप अपना आई क्लोज करो, ब्रीदिंग को होल्ड करो, और फिर हम उसको अस्कल्टेट करेंगे। अगर ब्रूथ मिला इसका मतलब क्या होगा? या तो कैरोटिड कैवर्नस का फिस्टूला होगा, मतलब कि ये एबनॉर्मल कनेक्शन होगा, या आर्ट्रियोवेनस का मेलफॉर्मेशन होगा। ठीक है। ऑकुलर मोबिलिटी। ऑकुलर मोबिलिटी हम में क्या चेक करते हैं? क्या ये एक आँख में है मोनोऑकुलर, क्या ये दोनों आँख में है बिनोकुलर, ठीक है, या डक्शन है। डक्शन मतलब क्या होता है? मोनोकुलर आई मूवमेंट, एक आई में मूवमेंट होता है। वर्सन मतलब क्या होता है? दोनों आई में मूवमेंट हो रहा है। याद रखिएगा, डक्शन एक आई में मूवमेंट, वर्सन या वर्जेस दोनों आई में मूवमेंट। ठीक है। कन्वर्जेंस मतलब दोनों आँख क्या हो रहा है? अगर दोनों आई को मूव करने का है नोज की तरफ, तो दोनों नोज की तरफ मूव कर रहा है तो उसको कन्वर्जेंस कहते हैं। डाइवर्जेंस दोनों अगर टेम्पोरल टाइप मतलब दूर देख रहा है, साइड वाइज। यॉक मसल क्या होता है? ये मसल होता है आई का जो वर्क एक साथ करता है ताकि दोनों आई एक साथ सेम डायरेक्शन में मूव कर सके। इस मूवमेंट को हम कंजुगेट मूवमेंट कहते हैं। डक्शन। डक्शन में अभी क्या पढ़े थे हमने कि इसमें एक आई का मूवमेंट होता है। तो इसमें क्या होगा? या तो एडक्शन होगा, मतलब मूवमेंट नेसली होंगी। एड मतलब याद रखना दोनों को नज़दीक आना, एब दोनों का दूर जाना। तो कौन दूर जाएगा? सिर्फ एक आई नॉर्मल रहेगा, दूसरा आई नज़दीक आएगा तो एडक्शन, दूसरा आई दूर जा रहा है तो एबडक्शन, ऊपर की ओर जा रहा है तो एलिवेशन, नीचे की ओर जा रहा है तो डिप्रेशन। देखिए यही डक्शन का एग्जाम्पल है। क्या है ये? एडक्शन हो रहा है, ये एबडक्शन दूर जा रहा है। ये ऊपर की ओर जा रहा है इसलिए सुप्राडक्शन कहते हैं, कि नीचे की ओर जा रहा है इंफ्राडक्शन। इंटॉर्सन मतलब इनवर्ड मूवमेंट, एक्सटॉर्सन मतलब बाहर की ओर मूवमेंट। ठीक है। इंटॉर्सन का दूसरा नाम इंसाइक्लोडक्शन भी होता है, एक्सटॉर्सन का दूसरा नाम ऑक्ससाइक्लोडक्शन भी होता है। एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल मूवमेंट, इसमें मेनली क्या होता है ना, मेनली मसल 6 होते हैं। 4 रेक्टस होता है, 2 ऑब्लिक होता है। जैसे कि अगर यहाँ पर आई बनाए, ठीक है, तो 4 रेक्टस कहाँ कहाँ पे होता है? मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस। ऑब्लिक अपोजिट कर दीजिएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये देखिए ये अपोजिट की है ना, तो क्या हो जाएगा? ऑब्लिक। ऐसे समझिए रेक्टस का उल्टा क्या होता है? ऑब्लिक। तो जिधर सुपीरियर रेक्टस रहेगा उधर इन्फीरियर ऑब्लिक रहेगा, जिधर इन्फीरियर रेक्टस रहेगा उधर सुपीरियर ऑब्लिक रहेगा। ठीक है। इसका काम क्या है? तो ये मीडियल मूवमेंट, रेक्टल मूवमेंट, सुपीरियर मूवमेंट, इन्फीरियर मूवमेंट, और ये जब ऊपर की ओर साइडवाइज मूवमेंट होता है ना उसमें ये, और ये डाउनवर्ड मूवमेंट इसमें ये हेल्प करता है। ठीक है। जब क्रैनियल नर्व इनर्वेशन की बात किया जाए तो मीडियल में 3, अपर में 3 हर जगह, नीचे में 3, लेकिन ये जो मीडियल का नीचे वाला पॉइंट है ना, यहाँ पर क्रैनियल नर्व 4 और लास्ट में लेटरल रेक्टस के पास क्रैनियल नर्व 6 होता है। ठीक है। तो हर जगह 3 होता है, सिर्फ आई का इस वाला पार्ट में 4 होता है क्रैनियल नर्व, और इस वाला पार्ट में क्रैनियल नर्व 6 होता है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। कार्डिनल पोजीशन की बात करें तो या तो वो राइट देखेगा या राइट अप देखेगा, डाउन देखेगा, राइट अप या राइट डाउन देखेगा, लेफ्ट देखेगा, लेफ्ट अप और लेफ्ट डाउन देखेगा। ठीक है। कार्डिनल पोजीशन अभी बताए थे ऊपर। एसेसिंग ऑकुलर मूवमेंट। ऑकुलर मूवमेंट को हम कैसे एसेस कर सकते हैं? तो पहले तो सीट फेसिंग द पेशेंट, जिस तरफ पेशेंट है फेस उसका सामने है तो उसके फेस के सामने बैठना है। होल्ड योर फिंगर 40 इंचेस फ्रॉम द पेशेंट लुकिंग इन द प्राइमरी पोजीशन।
मतलब जो पेशेंट है उससे 14 इंच दूर आपको बैठना होगा, ठीक है। पेशेंट को कहना है कि फॉलो करे फिंगर मूवमेंट, जैसे जैसे तुम मूव करते हो। तो 6 कार्डिनल फील्ड में अप एंड डाउन मूव किया जाएगा अलॉन्ग विथ मिड लाइन। एलिवेट करेंगे अपर आईलिड को और विथ योर फ्री हैंड टू ऑब्जर्व द डॉन ग्रेज, ठीक है। उसके बाद नोट करेंगे एबनॉर्मलिटीज इन एम्पलीट्यूड, अगर होगा तो उसका रेट को नोट करेंगे। उसके बाद कोई निस्टैगमस है कि नहीं, मतलब कि एबनॉर्मल आई मूवमेंट या कोई ये डायरेक्शन एम्पलीट्यूड या परजेंस, ये सब नोटिस करेंगे, ठीक है। टोनोमेट्री क्यों यूज होता है? टोनोमेट्री के थ्रू हम इंट्राऑकुलर प्रेशर को मेजर करते हैं। ये मेनली डायग्नोसिस मैनेजमेंट होता है ग्लाउकोमा का, ठीक है। इसमें मेनली हम डिटेक्ट करते हैं ऑकुलर हाइपोटोनिक इन इरियाटिस कहने का मतलब क्या है? जब आइरिस का इन्फ्लामेशन होता है तो उस समय ऑकुलर हाइपोटोनिक को हम डिटेक्ट करते हैं, और रेटिनल डिटैचमेंट के समय। इसको हम मेजर कैसे करते हैं? MMHg में। जो नॉर्मल होता है वो होता है 10 to 21। इंट्राऑकुलर प्रेशर नॉर्मल कितना होता है? 10 to 21 mmHg। टाइप ऑफ टोनोमेट्री में गोल्डमैन अपनेशन टोनोमेट्री यूज करते हैं, टोनोपेन, एयरपफ टोनोमेट्री और साउथ्स टोनोमेट्री यूज किया जाता है, ठीक है। तो टोनोमेट्री मेनली क्यों होता है? इंट्राऑकुलर प्रेशर को मेजर करने के लिए। ये टोनोमेट्री है, ये इस तरह से इसको अप्लाई किया जाता है, इस तरह से इसका पिक्चर आता है। ये हमारा टोनो पेन है, टोनो पेन से ऐसे डाला जाता है। ये हमारा एयर पफ टोनोमेट्री है, ठीक है। ये सीट्स टोनोमेट्री है, इस तरह से इसमें देख। डिजिटल टोनोमेट्री, इसमें मेनली क्या होता है? तो इसमें एग्जामिनर फिंगर टिप के थ्रू ये एस्टिमेट करता है कि उसको है कि नहीं है, ठीक है। टोनोमेट्री मतलब कि इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ा हुआ है कि नहीं है। ये जो होता है ये रफ एस्टिमेट होता है, मे बी इनएक्यूरेट हो जाए, मतलब ये एक्यूरेट भी नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना एक्सपीरियंस। तो इसमें मेनली क्या क्या कहा जाता है? इसमें पेशेंट को कहा जाता है तुम नीचे देखो, लेकिन ये नहीं कि आई को क्लोज देखो कर दो, नीचे देखो, ताकि जो टार्सल प्लेट है ना वो नीचे आ जाए, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा आई है, ये वाला जो पार्ट होता है आई का, जहाँ पे हम आई मस्करा नहीं, वो आई शैडो लगाते हैं, यहाँ पर हम दोनों फिंगर को ये क्या करेंगे? प्रेस करेंगे, देखेंगे कि हाथ फील होता है कि नहीं होता है। ऐसा दोनों आई में हम देखेंगे और देखेंगे कि डिफरेंस कितना है, ठीक है। इससे हम देखें क्या करेंगे? मेजर करेंगे इंट्राऑकुलर प्रेशर को। इसमें नॉर्मोटेंसिव कब होगा? जब टोन ऑफ द टिप ऑफ द नोज। एलिवेटेड प्रेशर कब होगा? जब टोन हो जाएगा ग्लैबुला में, ठीक है। और हाइपोटेंसिव जब टोन हो जाएगा लिप्स में, ठीक है। अब आते हैं फंदस एग्जामिनेशन में। मेनली ये फंदस एग्जामिनेशन डार्क रूम में प्रोसीजर होता है। डार्क रूम में क्यों? ताकि जो कॉर्निया से रिफ्लेक्शन हो वो कम हो और जो हमारा पिपुल हो वो ज़्यादा डायलेटेड हो। इसमें मेनली हम कौन कौन सा करते हैं? पहला रेटिनोपैथी तो डिजीज हो गया, रेटिनोस्कोपी। दूसरा DDO डिस्टेंस डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी। तीसरा DO डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी। चौथा इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी। इतना हम करते हैं। ये जो रेटिनोस्कोपी है ना वो मेनली रेटिना स्कोप के साथ किया जाता है, और डिस्टेंस और डायरेक्ट जो ऑप्थेल्मोस्कोपी है इसमें हम डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप यूज करते हैं, और इनडायरेक्ट वाला में इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं रेटिनोस्कोपी में। रेटिनोस्कोपी में क्या होता है? पेशेंट का विजन होता है 6/60। आपको अभी ऊपर विजुअल इक्विटी में सिखाए थे 6/60 कहने का क्या मतलब है? नॉर्मल पर्सन 60 फीट तक देख सकता है, तो जो
जिसको ये चेक करवाने आया है वो 6 फीट तक दे सकता है। दूसरा, अगर नॉर्मल पर्सन 60 मीटर तक देख सकता है, तो जो पर्सन दिखाने आया है वो सिर्फ 6 मीटर तक देख सकता है। इस तरह ये विजन होता है, ठीक है। तो इसमें चेक क्या करते हैं? पहला ऑप्टिक एरर, दूसरा ऑर्गेनिक एरर। क्या क्या? पहला ऑप्टिक एरर और दूसरा ऑर्गेनिक एरर। अब ये ऑप्टिक एरर क्या होता है? जैसे कि मायोपिया, हाइपर मायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। ऑर्गेनिक में क्या होगा? ग्लाकोमा, कैटारैक्ट और रेटिनल डिटैचमेंट, ये सब भी होगा, ठीक है। इसमें मेनली हम पिन होल टेस्ट भी देखते हैं। पिन होल टेस्ट क्या होता है? एक कम्प्लीटली ऑब्लिक प्लास्टिक डिस्क लेते हैं, उसमें बीच में क्या होता है? होल होता है। अभी ऊपर पढ़ाए भी थे। इस होल में क्या होगा? तो अगर पिन होल टेस्ट करेंगे और अगर आपका विजन इम्प्रूव कर रहा है तो ऑप्टिकल एरर दिखेगा, और अगर विजन इम्प्रूव नहीं कर रहा है इसका मतलब कि ऑर्गेनिक एरर है। इसका क्या मतलब है? आपका आँख सही हो रहा है धीरे धीरे, तो क्या है? ऑप्टिकल एरर है, और लेकिन आपका विजन सही नहीं हो रहा है तो ऑर्गेनिक एरर है। पिन होल अलाउ करता है सिर्फ सिंगल रे को इंटर करने के लिए, क्योंकि होल है ना, ठीक है। सिंगल रे पास करता है कहाँ से? तो नोडल पॉइंट ऑफ आई से, ठीक है, और ये कोई इसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। पिन होल टेस्ट है वो डिफ्रेंशिएट करता है कि ऑर्गेनिक एरर है या ऑप्टिकल एरर है, ठीक है। लेकिन ये डिफ्रेंशिएट नहीं करता है कि ऑप्टिकल एरर में कौन सा एरर है। जैसे कि 3 तरह का बताया ना, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और एस्टिग्मेटिज्म, ये तीनों में डिफरेंस नहीं करता। ये सिर्फ डिफरेंस करता है या ऑर्गेनिक एरर है या ऑप्टिकल एरर है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रेटिनोस्कोपी क्या करता है? रेटिनोस्कोपी डिफ्रेंशिएट करता है टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव एरर आपको पता है टाइप ऑफ कौन सा है? वही मायोपिया, हाइपर मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म। मतलब कि पहले ऑप्टिकल एरर और ऑर्गेनिक एरर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम पिन होल टेस्ट करते हैं। अब मान लीजिए कि मिल गया ऑप्टिकल एरर है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम रेटिनोस्कोपी यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? मिसनोमर होता है। मिसनोमर कहने का क्या मतलब है? चेक करते हैं पावर को, ना कि रेटिना को। फिर से स्पेलिंग क्या है? मिसनोमर है। इसमें मेनली हम मिसनोमर चेक करते हैं और ये रेटिनोस्कोप के द्वारा होता है। इसमें हम पावर चेक करते हैं, रेटिना को नहीं चेक करते हैं। ये जो होता है उसका जो रेटिनोस्कोप होता है, इसमें 3 चीज़ें देखने को मिलेगी: हेड, नेक और बॉडी। इसमें लाइट सोर्स भी होता है और ये मेनली 1 मीटर की दूर पर परफॉर्म किया जाता है। इसको हम एस्ट्रिक रेटिनोस्कोप भी कहते हैं। क्या? रेटिनोस्कोपी को हम एस्ट्रिक रेटिनोस्कोप भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि जैसे कि रिफ्रैक्टिव लाइट रेटिना से अपीयर होगा तो वो कैसा होगा? लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइट। और ये रिफ्लेक्ट होगा तो कैसा होगा? पेपिलरी मार्जिन पे ये अपीयर होगा। किस पे? पेपिलरी मार्जिन पे। फिर से रिफ्लेक्टेड लाइट जो रेटिना में अपीयर होगा वो ऐसा होगा जैसे कि स्ट्रीक ऑफ लाइट। और जब अपीयर होगा तो कहाँ पर होगा? तो वो होगा पेपिलरी मार्जिन पे, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विथ रेटिनोस्कोप अगेंस्ट और या अपोजिट मूवमेंट। मायोपिया में क्या होता है? जो लाइट का मूवमेंट होता है वो अपोजिट होता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा? ग्रेटर देन -1 होगा। लेकिन अगर सेम मूवमेंट हो रहा है तो 3 चीज़ हो सकता है: मायोपिया, इमेंट्रोपिया या हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया तो आपको पहले ही बोल दिए -1 से कम। मेट्रोपिया प्लस वैल्यू, वही उसका जो लेंस में प्लस और माइनस दिया जाता है। 0 से ज़्यादा मतलब प्लस की ओर मूव करोगे तो हाइपरमेट्रोपिया, और 0 से कम की ओर मूव करोगे तो मायोपिया, और 0 जो है वो इमेंट्रोपिया। फिर से मान लीजिए 0 है जिसमें दोनों आई का क्या है? सेम है। माइनस की ओर जा रहे हैं तो कनकेव लेंस यूज करते हैं ना माइनस पावर का, और प्लस यूज कर रहे हैं कन्वेक्स लेंस। तो मायोपिया में हम कनकेव लेंस यूज करते हैं तो माइनस की ओर जाता है, मतलब लेस देन -1 रहेगा। और हाइपरमेट्रोपिया का बात करें तो प्लस की ओर मूव करते हैं।
कोई भी मूवमेंट नहीं होगा तो मायोपिया इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, मतलब कि अगर अपोजिट मूवमेंट रहा तो मायोपिया -1 से ज़्यादा, सेम मूवमेंट रहा तो भी -1 से कम, और अगर कोई भी मूवमेंट नहीं रहा तो -1। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। ये तो समझ गए कि सेम मूवमेंट में क्या होगा, 0 रहेगा तो इमेट्रोपिया, -1 से कम रहेगा तो मायोपिया, और हाइपरमेट्रोपिया जब प्लस रहेगा। लेकिन अब आते हैं क्या, -1, -1 से कम, -1 से ज़्यादा। अब -1 से कम है तो हो जाएगा हमारा सेम मूवमेंट। ठीक है, अगर -1 से ज़्यादा है तो हो जाएगा अगेंस्ट मूवमेंट, और अगर -1 है इसका मतलब कि कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब कैसे पावर ऑफ लेंस को कैलकुलेट करेंगे, तो एग्जांपल रेटिनोस्कोपी पे। ठीक है, जैसे कि रेटिना रिफ्लेक्स किया अपोजिट मूवमेंट में विथ वर्टिकल मूवमेंट। ठीक है, तो देखिए इस तरह से पिक्चर, मान लीजिए कि इस तरह से आया, इधर -6 आया, इधर भी -6 आया पावर क्रॉस के थ्रू। तो अगर ग्रेटर देन -1 रहेगा इसका मतलब क्या है, अपोजिट मूवमेंट है। उसके बाद हम एडजस्टमेंट करेंगे विथ ट्रायल सेट डन। ठीक है, जब तक कि राइट फॉल ना हो जाए इंटायर पुपिल पे विदाउट एनी फर्दर मूवमेंट, जिसको हम न्यूट्रल कहते हैं। उसके बाद एज्यूम करेंगे -6D पे कि न्यूट्रल मूवमेंट अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेम प्रोसीजर हम करेंगे दूसरे आई के साथ। ठीक है, दोनों वैल्यू को हम लिखेंगे। तो ये किसके द्वारा लिखा जाता है, पावर क्रॉस के द्वारा। इसमें मेनली जो डिस्टेंस होता है वो 1 मीटर का होता है। कैलकुलेट हम करते हैं पावर को एट इन्फिनिटी पे, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पावर इक्वल टू 1/4 फोकल लेंथ मूव करते हैं। ठीक है, जैसे कि पावर कितना हुआ, 1 हुआ, पावर फोकल लेंथ क्या आया, 1 आया, तो पावर क्या हो जाएगा, 1 डायोप्टर। तो पावर ऑफ इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, तो -6 तो पहले से ही है और -1 हो जाएगा -7। -1 क्यों, अगेंस्ट था। ठीक है, तो मान लीजिए रेटिनोस्कोपी पे आया -5D एट 50 सेंटीमीटर और कहेगा कि पावर निकालो, तो कैसे निकालेंगे, पावर क्या होता है, 1/f, पावर ऑफ इन्फिनिटी निकालो कहेगा तो। अब 1/f कितना मीटर दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर हो दिया हुआ है, और कितने मीटर पे निकलता है, 1 मीटर पे, तो 1/2, तो हो जाएगा पावर कितना, 2 डायोप्टर। ठीक है, अब पावर ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, -5 -2। ठीक है, तो हो जाएगा -7 डायोप्टर हो जाएगा। इस तरह से हम इजीली निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम DDO पे, क्या, डिस्टेंस डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी। इसमें हम डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी यूज करते हैं। इसमें मेनली लाइट सोर्स होता है और बीम विंडो होता है। इसमें जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है ना वो सर्कुलर होता है, और मेनली फ्रेम कहाँ होता है, किसके द्वारा होता है, तो बाइपुपिलरी विंडो के द्वारा। अब जब रिफ्लेक्शन आएगा वो मेनली नॉर्मल जो होता है वो रेड ग्लो होता है, कैसा, रेड ग्लो। ठीक है, डिस्टेंस कितना रहना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। तो अब इंटरप्रिटेशन करते हैं। मान लीजिए जो ग्लो आया वो रेड है, ठीक है, तो रेटिना क्या होगा, हेल्दी होगा। लेकिन अगर ग्रे कलर का आया तो उसमें क्या हो जाएगा, रेटिनल डिटैचमेंट हो जाएगा। और कोई ग्लो ही नहीं आया, तो कोई भी ग्लो नहीं आया इसका मतलब क्या है कि विट्रस हेमरेज होया हुआ है। ठीक है, और अगर ब्लैक स्पॉट आया तो सेंटर पे, तो या तो कैटरैक्ट होगा या कॉर्नियर ओपेसिटी होगा। ठीक है, तो कैटरैक्ट और कॉर्नियर ओपेसिटी को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हम पेशेंट को कहेंगे कि ऊपर देखो, अगर अगर जो ब्लैक स्पॉट है वो उसके साथ ऊपर जाएगा आई मूवमेंट के साथ, तो कॉर्निया ओपेसिटी हो जाएगा। लेकिन पर्सन देख रहा है ऊपर और स्पॉट जा रहा है नीचे, तो क्या हो जाएगा, कैटरैक्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि कैटरैक्ट में जो स्पॉट होता है वो इन्वर्सली होता है,
अगर पेशेंट को कहेंगे नीचे देखो तो कॉर्नियल ओपेसिटी में ब्लैक स्पॉट भी नीचे आएगा, लेकिन कैटरैक्ट में ब्लैक स्पॉट ऊपर की ओर जाएगा। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता है लोकेटिंग किस लिए, सब लुक्जेटेड लेंस के लिए। ठीक है, अब आते हैं डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी। इसमें डिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही क्लोज होता है लेकिन फिक्स नहीं होता है। इसमें मेनली हम 3 चीज़ें देखते हैं, ऑप्टिक डिस्क, मैकुला और फोविया, 3 चीज़ इसमें देखते हैं। इसमें ऑप्टिकल क्वालिटी की बात करो तो विजुअल आएगा, इरेक्ट आएगा, मॉडिफाइड शेप आएगा। कितना मॉडिफिकेशन होगा इमेज में, तो 15 टाइम्स ज़्यादा होता है। और रेटिना कितना डिग्री तक से दिख सकता है, तो 6 से 10 डिग्री तक देख सकता है। यही सेम चीज़ आप पढ़िएगा डायरेक्ट फंडोस्कोपी, दोनों सेम ही होता है। अभी आगे उसके बारे में भी बताई हूँ। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप, इसमें इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप यूज करते हैं। पोजीशन ऑफ पेशेंट क्या होता है, पोजीशन सोया हुआ रहता है। डिस्टेंस ऑफ डॉक्टर, जितना डॉक्टर का आर्म है उतना डिस्टेंस रहता है। पावर कितना होता है, जो लेंस होल्ड क्या रहता है उसका होता है 20 डायोप्टर। कौन कौन सा स्ट्रक्चर दिखता है, तो पास प्लेना तक दिखता है, पास प्लिकाता नहीं दिखता है। क्वालिटी ऑफ इमेज कैसा होता है, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। कितना मैग्नीफिकेशन, 3 से। अब आते हैं डायरेक्ट फंडोस्कोपी में। ये हैंड हेल्ड ऑप्थेल्मोस्कोप होता है। इसमें जो इमेज दिखता है वो विजुअल और अपराइट होता है। ये मेनली एक आँख को चेक करने के लिए होता है, दोनों आँख को एक बार चेक नहीं कर सकते। इसमें कोई भी स्टेरियोप्सिस या डेप्थ परसेप्शन नहीं होता है। जो इमेज दिखेगा वो 15 टाइम्स ज़्यादा बड़ा दिखेगा। और ये कितना दूर तक देख सकता है, तो 10 से 15 डिग्री तक देख सकता है। ये मेनली डिम लाइट में इसमें इसका करते हैं। इसमें जो होता है ना, वो माइल्ड ओपेसिटी इन मीडिया कैन इंटरफेयर, मतलब थोड़ा सा भी ओपेसिटी या रुकावट आया तो इसके जो एग्जामिनेशन है उसको वो इंटरफेयर कर सकता है। ये मेनली क्लोज होता है पेशेंट के। ठीक है, इनडायरेक्ट जो होता है वो दोनों आँखों के विजन के लिए होता है। वाइड फील्ड ऑफ व्यू करते हैं, मतलब 35 डिग्री तक कर सकते हैं। इसमें पास प्लेना तक हम देखते हैं, जो अभी पीछे बताया था ना डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, वही है। ठीक है, जो ड्राइंग ऑफ लेसन है वो इजी है, लेकिन वन हैंड क्या होता है इस पर फ्री होता है। इसमें हम एग्जामिन फंडस को करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। एक्सेलेंट इल्यूमिनेशन होता है, ये इमेज को 2 से 5 टाइम्स ज़्यादा बढ़ाता है। और इसमें इमेज कैसा होता है, रियल और इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट में वर्चुअल एंड अपराइट, याद रखिएगा। ये डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप है। इसमें कौन कौन सा पार्ट होता है, हैंडल, हेड, राइट फ्लोर्स, पीप होल, डायल अप लेंसेज और फिल्टर, इतना चीज़ इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसका एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, तो मेनली एग्जामिन करेंगे पेशेंट के राइट आई को। तो अगर पेशेंट के राइट आई को चेक कर रहे हैं तो डॉक्टर का भी क्या होना चाहिए, राइट आई होना चाहिए। अगर लेफ्ट आई को चेक कर रहे हैं तो डॉक्टर का भी लेफ्ट आई होना चाहिए। और उसके बाद पेशेंट को बोलना चाहिए कि आप सीधा देखो। उसके बाद क्या करेंगे, हम फोकस करेंगे कैसे, तो लेंस को क्या करेंगे, ट्विस्ट इधर उधर ये घुमा कर। उसके बाद अगर ऑप्टिमम फोकस मिल गया, जो मेनली डिपेंड करता है बहुत पेशेंट और एग्जामिनर के रिफ्रैक्टिव एरर पे। मान लीजिए कि अगर डॉक्टर चेक करने वाला है वही अंधा रहा तो वो कैसे चेक करेगा, तो दोनों के रिफ्रैक्टिव एरर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर पेशेंट को रेड ऑरेंज रिफ्लेक्स मिला एट 2 फीट पे, ठीक है, तो धीरे धीरे जूम कीजिए जो लेंस है। उसके बाद स्थिति इंस्ट्रूमेंट बाय रेस्टिंग साइड ऑफ द हेड अगेंस्ट द पेशेंट चीक। आप क्या कीजिए कि वो जो पेशेंट का चीक है वहाँ पर क्या कीजिए, स्टीडी इंस्ट्रूमेंट को मतलब एक जगह रोक दीजिए। उसके बाद फ्री हैंड से क्या कीजिए, पेशेंट के अपर लिड को ऊपर कीजिए। फ्री हैंड के थंब से पेशेंट के अपर लिड को ऊपर कीजिए। उसके बाद लेंस को फिर से फोकस करना है। ठीक है, कब तक, तो 2 से 3 सेंटीमीटर अब पेशेंट आए। एंगल ऑप्थेल्मोस्कोप 15 डिग्री होता है, टेम्परेचर टू फिक्सेशन। ऑप्टिक डिस्क विजुअल होगा इसके थ्रू। ठीक है, अब जब फोकस कर लिए ऑप्टिक डिस्क के द्वारा, जिसमें कैसे पता चलेगा कि ऑप्टिक डिस्क है, तो ऑप्टिक डिस्क में क्या होता है, रेटिना ब्लड वेसल्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे
कप डिस्क रेशियो। फ्रॉम कप डिस्क फॉलो करेंगे किस धर, तो पूरे पोर्शन ऑफ रेटिना को नोट करेंगे कि उसके वेस्कुलेशन का कलर क्या है, कैलिवर कैसा है, कोई बाइफरकेशन है कि नहीं है, क्रॉसिंग कैसा है, बैकग्राउंड कैसा है, कोई हेमरेज तो नहीं है, कोई पस तो नहीं है। मैकुलर एरिया को देखेंगे और रिपीट करेंगे सेम एग्जामिनेशन अदर आई के साथ। तो नॉर्मल जो कप टू डिस्क रेशियो होता है वो कितना होता है, 0.3 से 0.4 होता है। फोविया देखिए, मान लीजिए जब हम देखेंगे तो ये हमारा रेटिना दिखेगा, इसमें आपको दो लैंडमार्क दिखेंगे, इसमें से एक क्या होगा, ऑप्टिक डिस्क होगा, दूसरा मैकुला होगा। मैकुला का पूरा नाम मैकुला लुटिया होता है। तो आप दोनों को कैसे पहचानिएगा, इसका पहचानने का, मान लीजिए हमारा नोज है और तो जो नोज की तरफ रहता है पहचानने का तरीका वो होता है ऑप्टिक डिस्क, और जो उससे दूर होता है टेम्पोरल तरफ उसको कहते हैं मैकुला। जहाँ से ब्लड वेसल्स निकल रहा है उसको कहते हैं ऑप्टिक डिस्क, और मैकुला के पास मेनली ब्लड वेसल्स निकलता नहीं है, लेकिन हाँ उसके चारों तरफ होता है लेकिन निकलता नहीं है। मैकुला में एक डिप्रेशन होता है, उसको हम कहते हैं फोविया। ठीक है, अब आप जो ये जो ऑप्टिक डिस्क है इसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स है, तो आप इसको कैसे पहचानेंगे कि कौन आर्टरी है और कौन वेन है। जो आर्टरी होता है वो लाइट कलर का होता है और जो वेन होता है वो डार्क कलर का होता है और वाइड होता है। ठीक है, तो ऐसे हम इसको पहचान लेंगे डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप के द्वारा। इसके साथ हमारा ये एग्जामिनेशन समाप्त होता है। आशा है वीडियो समझ में आया होगा, समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।